आपने जो अपराध कर दिया उसके लिए निश्चित रूप से जो कानूनी प्रावधान है 304A जैसे मैंने आपको बताया उसका तो दंड आपको मिलेगा। पर जैसे आपने संस्कार की बात करी, अगर वो व्यक्ति पछतावे के अंदर अपने संस्कारों को देख के काम करे तो उस नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत। आज हमारे साथ में हैं एक बड़े ही मशहूर अधिवक्ता एडवोकेट नवीन कुमार शैलार जी, जिनकी एक संस्था है TLO लॉ ऑफिस के नाम से, जो दिल्ली में कार्यरत हैं। और आप बहुत प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में बड़ा अधिक होता है और न्याय शनि महाराज के पास है। कहते हैं ना, न्याय मूर्ति कर्म फलदाता शनि महाराज। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ज्योतिष को और न्याय को आपस में जोड़ा जाए। जैसे कोर्ट में केस चलता है वकील साहब, तो होता है ना A वर्सेस B, ऐसे आज हम आपके साथ बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे न्याय बनाम भाग्य, कानून और जीवन की कुछ ऐसी खट्टी मीठी बातें जो आम जनता तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तकरीबन आपने मुझे देखा होगा कि मैं पॉडकास्ट में होता हूं और लोग मुझे होस्ट करते हैं, पर आज मैं अधिवक्ता एडवोकेट नवीन जी को होस्ट करूंगा और इनके साथ में बातें करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं नवीन जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं कि आप आज हमारे बीच में हैं और आप कानून का पक्ष ज्योतिष के साथ में जोड़ के, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर, आप एडवोकेट, और हम दोनों के बीच में मुकदमा रहने वाला है आज क्योंकि हमने टाइटल ये रखा है न्याय वर्सेस भाग्य। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करने के साथ में ये जानना चाहूँगा कि आप एडवोकेसी में क्यों आए, क्या ऐसा मन में आपके भाव आया, क्या आपको ऐसा लगा? क्योंकि मैं आपकी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप तो बड़े अच्छे अच्छे पदों पर, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियां होती हैं उनमें कार्यरत रहे हैं और वहाँ आपने अपनी सेवाएं दी हैं, और उसके बाद एकदम से सडनली आप कानून के क्षेत्र में आ गए। आपने ऐसे स्विच किया लाइन को, जबकि हम और आप जब बैठते हैं, बात करते हैं, तो ईश्वर की आपके ऊपर बहुत असीम कृपा रही है। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक रूल किया है। तो क्या हुआ कि आपको लगा कि अब मुझे तो बस कोर्ट में जाना है, जज साहब के सामने खड़ा होना है, और क्या भाव ऐसे आए? तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जितने भी युवा साथी हैं जो एडवोकेट हैं या जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लॉ की, उन लोगों तक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप देखिए यूथ हैं, अभी युवा हैं, हम और आप युवा हैं, और कहते हैं ना, युवाओं के कंधे पर देश का भविष्य सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो मैं खुद भी ये समझना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स भी ये समझना चाहते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, फिर हम इस पर आगे के चर्चाएं करेंगे। नमस्कार मानविंदर जी, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं देश के सुप्रसिद्ध और मैं कहूँगा कि दुनिया के इतने महान ज्योतिष के आचार्य के साथ बैठा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी जो ग्रह चाल है या मेरी जो ग्रहों की दशा है आज और सुधर गई। आपको लोग टीवी पे देखते हैं, आपके पॉडकास्ट देखते हैं, आपको वीडियो में देखते हैं, और मैं भी आपका बड़ा प्रशंसक हूँ कि बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आपकी जो ज्ञान की सीमा है वो अनंत है, और मैं आपके ज्ञान से बहुत प्रभावित रहा हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आज आपने पूछा कि क्या कारण रहा कि मैं MNC छोड़ के वकालत के क्षेत्र में आया, तो जैसे आज का हमारा विषय है कि ग्रह की दशा और कानून का साथ, तो जब मैं MNCs में था तो मैं अपने पीक पर था। पर कहते हैं कि जब ग्रहों की दशा ठीक नहीं होती तो आपके सारे जो फल हैं वो निष्फल हो जाते हैं। तो कुछ मेरे साथ भी, मेरे परिवार के साथ भी ऐसा हुआ कि इतने टॉप पे जाने के बाद भी हम कुछ ऐसे लॉ सूट में घिर गए कि मुझे लगा कि जो कानून के रक्षक हैं वो कभी कभी आपका साथ नहीं दे पाते। और उस समय मैं कानून का छात्र रहा था, तब मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी संस्था की स्थापना करूं अपने फर्म के माध्यम से जो दो काम करे। एक, लोगों को सुलभ न्याय दे, सच्चा न्याय दे, उन्हें घुमाए ना, जिस तरह से आप कई बार हमारे वकील भाइयों पे ये आक्षेप लगाते हैं कि सही न्याय नहीं मिल पाता। तो मन में एक भावना ये रही कि लोगों को सही बात
पता चले, लोग कानून से डरे नहीं, लोग कानून के पास आएँ और जो भी कानून के अंदर उनके राइट्स हैं वो उनको मिले और वो लगभग हर केस जीतें। इसी भावना के साथ मैं कानून के क्षेत्र में आया और न्याया ये वॉइस फॉर जस्टिस एक एनजीओ की स्थापना करी और उसी के साथ साथ एक लॉ फर्म बनाई, टीएलओ द लॉ ऑफिस। आज ईश्वर की कृपा से हम वो सब कर पा रहे हैं जो एक सच्चे नागरिक को कानून की दृष्टि से चाहिए। बड़ी खुशी हुई मुझे तो ये जान करके। देखिए, आपकी जब अभी मैं बातें सुन रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी। जब हम भी ज्योतिष सिखाते हैं ना, तो उस समय हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप ज्योतिष क्यों सीखना चाहते हो। तो जो ये कहता है ना कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ज्योतिष है क्या, ये वर्क कैसे करती है, मैं इसकी डेप्थ में जाना चाहता हूँ, ये सितारे नक्षत्र दशाएं क्या होती हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा, क्योंकि वो डीपली जाना चाहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इतने एस्ट्रोलॉजर के पास गए कुंडली दिखाने, इतने ज्योतिषियों के पास कुंडली दिखाने गए, और फिर लास्ट में हमने सोचा हम ज्योतिष सीखते हैं। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो हमने सोचा हम ज्योतिष सीखते हैं, आखिर ये वर्क कैसे करती है। तो मैंने सोचा ये भी बहुत अच्छा ज्योतिषी बनेगा। तो मुझे आपकी बात से समझ में आया कि आप जैसे बोल रहे कि कोर्ट कचहरी की लिटिगेशन हुई, आपने ये स्वयं में ये अनुभव किया कि नहीं यार, मुझे तो लॉ को ही पढ़ना है, अब मुझे ठीक से गाइडेंस नहीं हुई। और मैं जानता हूँ आप विद्वान तो काफ़ी हैं ही, और आप में समाज सेवा का भाव भी बहुत ज़बरदस्त कूट कूट के भरा हुआ, क्योंकि मैं आपको अब से नहीं जानता, मैं 20 सालों से तो आप ही को देख रहा हूँ। तो वो जो चीज़ है ना, मुझे एकदम लिंक कर गई। यानी कि जब हमारे अंदर एक जुनून होता है ना किसी चीज़ को जानने का, और या फिर हम खुद प्रताड़ित हुए हों, तो हम उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके बारे में ये भी पढ़ रहा था, आपने कुछ आर्टिकल्स भेजे थे कि आप काफ़ी बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी जाते हैं जुडिशरी से संबंधित, वहाँ पर आप लोगों को शिक्षा भी देते हैं, उनको लॉ से रिलेटेड जो नए नए जजमेंट ऑर्डर या कुछ नए अपडेट्स होते हैं, जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता आई, तो उसमें भी मैं देख रहा था आप एक बार भोपाल गए, कहीं आपने लेक्चर दिया। तो कैसा लगता है मतलब इस तरीके की संस्थाओं से जुड़ना, क्योंकि देखिए ये तो एक अपने आप में बड़ा डिफरेंट अनुभव होता है। मैं भी बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ तो एक अच्छा अनुभव फील होता है कि मैं ज्योतिष का प्रचार प्रसार कर पा रहा हूँ। तो आप का मतलब मेन आपका जो भाव है वो क्या है? देखिए, लोगों को न्याय दिलाना वो तो है ही, साथ में अवेयरनेस रिलेटेड जो काम है, मुझे लगता है शायद उसमें भी आप काफ़ी रुचि रखते हैं, अगर मैं सही हूँ तो। बिल्कुल मानवेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि मेरा जो अनुभव रहा या जो मैं जाता हूँ लोगों के साथ बताता हूँ, पढ़ाता हूँ या कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, तो उसके पीछे एक भावना है। वो भावना यह है कि कानून जो है आपका रक्षक है, आपका भक्षक नहीं। लेकिन आज समाज में जिस तरह से भ्रांति है कि कानून से लोग बहुत डरते हैं, उसके अरे मेरा वैसे सवाल भी था पर आपने खुद ही रेज कर दिया, अच्छा किया। मेरा एक ये सवाल था कि लोग कानून को लेकर के लोगों के मन में एक बड़ा भय रहता है। जब बात शुरू हो गई तो अब मैं चाहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें और ये बताएं कि लोग ना एकदम से घबरा जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं, अरे कानून, अरे कोर्ट कचहरी, अरे पुलिस केस, अरे ये नोटिस, अरे ये आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये क्या मतलब लोगों को क्या सही में डरना चाहिए? क्या हमारा जो कानून है वो इतना ऐसा उसका भयावह रूप है कि हम उसका नाम सुन के डर जाते हैं, या एक ऐसी परसेप्शन समाज के अंदर बना दी गई है हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारी पुरानी पीढ़ियों के द्वारा या हमारे समाज के द्वारा कि हम उससे डर जाते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक जन मानस की अगर आप बात करें तो जब भी कानून का नाम आता है, कोर्ट का नाम आता है या पुलिस का नाम आता है, तो आप कब किसी चीज़ से डरते हैं? जब आपको उसका ज्ञान न हो। जैसे आप ज्योतिषी हैं, अगर आपने किसी को कह दिया कि आपकी ग्रह दशा या आपका शनि नीच है, या आपने ये कहा कि आपका मंगल जो है वो ठीक नहीं चला, तो व्यक्ति डर जाएगा। लेकिन जब लोग आपके पास आते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि आप उन्हें सही तरीके से ये बताते हैं कि वास्तव में ग्रह क्या है और आपको ग्रह से डरना नहीं है, ग्रह के अनुसार कार्य करना है। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप कानून को देखें तो कानून आपके लिए है, आपके रक्षा के लिए और आपके सहयोग के लिए। पुलिस भी आपके सहयोग के लिए। पर हमारा जो डर है कानून को लेकर या कचहरी को लेकर, वो 2-3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, हमें अज्ञान है। दूसरा, हमारे पास पैसा नहीं है या हमें सही जानकारी नहीं है। और तीसरी, जो मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे ही कुछ साथी सही से गाइडेंस नहीं कर पाते। वजह बहुत सारी हो सकती है, मनी माइंडेड हो जाते हैं। मनी माइंडेड भी कई बार हम लोग हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको सही व्यक्ति मिल जाए, सही एडवोकेट मिल जाए, तो आपकी जो
केस है वो काफी भी सारी परेशानियां दूर हो न्याय जाएगी, मिल सकता है। आपको न्याय भी मिल सकता है। जिसी तरह हम कहते हैं कि अगर आपका ग्रह दशा खराब है और आपको एक अच्छा ज्योतिषी, अगर आपकी तरह कोई ज्योतिषी मिल जाए, तो आप देखिए कि आप उसकी दशा कितनी अच्छी हो सकती है और वो आपके पास रोता हुआ आए और आपके यहाँ से हंसता हुआ जाए। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये शुरुआत भी करी थी और मुझे लगता है कि कानून डरने की चीज़ नहीं है, कानून समझने की चीज़ है। और इसी कारण अगर आप, जैसे आपने कहा कि मैं अक्सर जब भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ या बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ कि आप एक ऐसा वातावरण का निर्माण करें जहाँ लोग अपने आप को सुरक्षित समझें, अपने आप को निर्भय समझें। तो यही उद्देश्य लेकर हमने इस संस्था की शुरुआत करी। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपके जो इरादे हैं बड़े नेक हैं और आपके शब्दों में वो चीज़ दिखाई भी पड़ रही है। जब आपने ग्रह दशाओं की बात करी कानून से जोड़ करके, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे, तो सोचा क्यों ना उन पर भी चर्चा करी जाए। देखिए, एज एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैं खुद वकील रहा, मैंने प्रैक्टिस भी करी, तो मैंने ना बहुत डीपली चीज़ों को, कोर्ट कचहरियों को ज्योतिष के साथ जोड़ के देखा कि यार अगर इसकी शनि राहु की महादशा चल रही है या इसका शनि और मंगल पति या पत्नी के घर में बैठा है, तो यानी कि तलाक होगा या डिवोर्स जैसी सिचुएशन बनेगी। और तो मैंने क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ मांग ली और मैंने देखा अरे यार इसके ऊपर तो यही चल रहा है, 7.5 चल रही है, शनि नीच का है या शनि राहु पति या पत्नी के घर में बैठे हैं और एक कोर्ट कचहरी में आ गया। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया, क्योंकि देखिए मैं आपको बोलूं तो शनि न्यायमूर्ति हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी में न्याय और जस्टिस शनि के पास है। इसीलिए लोग शनि का नाम लेकर के शनि से बहुत डर जाते हैं। बेसिकली शनि बुरा नहीं है, शनि बहुत अच्छा है, बट लोगों ने वो एक हाई पैसा बना दिया, अरे शनि की 7.5 ये बहुत बुरा होगा। नहीं, जिसने बुरे कर्म किए हैं, जिसने किसी का बहुत बुरा किया, तो उसको तो डरने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि 2.5 साल में ट्रांजिट करता है, तो 2.5 साल इंसान को इतना तंग कर देगा, 7.5 साल 7.5 में चलेगा तो इतना तंग कर देगा कि इंसान पागल हो जाता है, कोर्ट कचहरी में लग जाता है। तो ऐसे ही जब कोर्ट कचहरी में मुकदमा पहुंचता है, हम तो देखिए पूजा पाठ करके, शांति यज्ञ करा के ग्रहों को शांत करने का प्रयास करते हैं कि भैया अगर आपकी ये दशाएं चल रही हैं, ये परेशानी चल रही है, तो आप ये दान पुण्य करो, ये पूजा पाठ करो, ये हमारा कर्म है कि हम कर्मा करवा रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से। आप किस तरीके से कर्म करवाते हैं? अगर ग्रहों की चाल खराब है तो उसको तो हमने पूजा पाठ से ठीक करा लिया, पर नवीन जी कोर्ट के अंदर जब वो मैटर पहुंचता है तो आप उसकी ग्रह चाल कैसे ठीक करते हैं? ऐसे वो कौन से सेक्शन होते हैं जिससे उस व्यक्ति को न्याय मिल सके, जिससे उसकी सुरक्षा हो सके? वो कौन से ऐसे कानूनी दाव पेच होते हैं जिनके माध्यम से आप ग्रहों के साथ साथ में आपने एक तरीके से मेडिसिन ट्रीटमेंट भी कर दिया? भाई मेरे को तकलीफ है, मेरी कुंडली कहती है, पर मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने तो जा ही रहा हूँ ना। कोर्ट कचहरी है, मैंने बोल दिया कोर्ट कचहरी से बाहर निकल जाओगे, पर उसको न्याय तो आप ही दिलवाओगे, वो तो एक वकील ही दिलवाएगा। तो एज एन एडवोकेट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे में क्या उपचार करते हैं? देखिए मानवेंद्र जी, आपने ठीक कहा कि ग्रहों का जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो इसी तरह अलाइन है। आपने जैसे कोर्ट की बात करी, तो कोर्ट भी एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि आदमी को बचाव के रास्ते क्या हैं। देखिए, एक वकील भी एक मानवीय भावनाओं को कैरी करता है, एक जज भी एक मानवीय भावनाओं को कैरी करता है, और वहाँ खड़ा हुआ अपराधी या कंप्लेनेंट जो है वो भी एक मानवीय भावनाओं को प्रेषित करता है। मैं एज एन एडवोकेट जब कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आपको आपके पास उपलब्ध जो कानूनी संसाधन हैं उसको किस तरह से जज साहब के सामने प्रस्तुत करना है कि आपके जो क्लाइंट है उसे न्याय मिले। जैसे किसी का चाल चलन खराब है, मान लीजिए मैंने बोल दिया भैया आप ये उपाय करिए, अपनी सोच को बदलिए, और अगर वो कोर्ट कचहरी में मैटर पहुंचा हुआ है तो आप उसके चाल चलन को किस तरीके से ठीक करने का प्रयास करेंगे? वो ऐसी कौन से सेक्शंस हैं जिनका सहारा लेकर के आप माननीय कोर्ट को ये कन्वेंस कर पाएँ कि नहीं जी ये ऐसे नहीं ऐसे है? देखिए, जो कोर्ट है वो व्यवहारिक रूप से और मानवीय रूप से दोनों तरीके से चलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कानून आपकी मदद नहीं कर पाता, पर आपका जो अपीयरेंस है कोर्ट के अंदर या आपका जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो इतना प्रभावशाली है कि कानून आपके फेवर में हो या ना हो, तब भी अगर आप जज साहब को कन्विंस कर लें,
अपनी बातों से और कानून के पहलुओं से, तो आप अपने जो क्लाइंट है उसको बहुत अच्छी तरह से न्याय दिलवा पाएंगे। और कई बार ऐसा होता भी है, जैसे आपके यहाँ जो यंत्र हैं वो ग्रहों नक्षत्रों के यंत्र हैं, और हमारे यहाँ जो यंत्र हैं वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और जो जजमेंट्स हैं उसके यंत्र हैं। नहीं, अब जैसे मान लो किसी ने किसी के साथ बड़ा गलत कृत्य कर दिया, किसी ने किसी को यौन रूप से पीड़ित करा, किसी ने किसी के साथ जाल साजिश कर दी, कुछ ऐसा कर दिया, तो ऐसी स्थिति में अब भाई उसके कहीं ना कहीं प्लैनेट खराब रहे हैं या कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ आए कि वो ऐसे गलत काम में चला गया, तो अब आप उसको कैसे सुधारते हैं कोर्ट में फिर कि भाई ये काम कराए तेरे को, तेरे पर ये सेक्शंस लगेंगे, तुझे ये दंड मिलेगा, या तो तू सुधर जा। देखिए भाई किसी के साथ तो उसने अन्याय किया ही है ना। देखिए, और अगर पीड़ित पक्ष आपके पास आ गया कि जी इसने मेरे साथ ये गलत काम किया है, होता है बहुत बार ऐसा, और आम पब्लिक के दृष्टिकोण से भी मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें ताकि लोग अवेयर हों कि अगर आपके साथ ऐसी घटना घटित हो रही है तो आपके पास ये ऑप्शंस खुले हैं, आप इन रास्तों को अपना सकते हैं। देखिए मानव जी, सबसे पहली बात है कि जब आपके पास कोई व्यक्ति आए और ये कह दे कि उसने ऐसा जघन्य अपराध करा है, तो एज एन एडवोकेट, और ये कानून में भी लिखा हुआ है कि आपको उस व्यक्ति के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो एक एडवोकेट का है। देखिए कानून जो है वो ये भावना को प्रेषित करता है कि कानून सबके लिए और न्याय सबको मिलना चाहिए, और बातें सबकी सुनी जानी चाहिए। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि जो व्यक्ति है उसने अपराध किया है या नहीं किया। एक एडवोकेट का काम न्याय पर अपना जजमेंट देना नहीं है। एक एडवोकेट का काम है कि वो अपने क्लाइंट की बातों को न्यायालय के सामने सही तरीके से कानून के परिप्रेक्ष्य में रखे, ताकि जो न्यायालय है वो उस बातों को सही तरीके से एनालाइज करके उस पर अपना जजमेंट दे पाए। और मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई जघन्य अपराध करता है, तो चाहे वो ईश्वरीय कानून हो, चाहे वो मानवीय कानून हो, चाहे वो कोर्ट का या कचहरी का कानून हो, उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। तो कौन से सेक्शनों में आप उसे सज़ा दिलाने की कोशिश करते हैं? मान लीजिए किसी ने कोई किसी के साथ यौन उत्पीड़न किया है या किसी के साथ चोरी डकैती टाइप करी है, तो कौन से वो सेक्शंस हैं? देखिए, अगर आपने जैसे कहा कि रेप की आपने बात करी, तो 376 जो सेक्शन है उसके अंदर जो है आजकल रेप की बात की जाती है। चोरी की आपने बात करी या डकैती की आपने बात करी, तो 397 सेक्शन है जिसके अंदर उसके ऊपर मुकदमा चलता है। और इसी तरह से अलग अलग जो अपराध हैं उसके लिए अलग अलग तरह के सेक्शन जो है कानून में दिखाए। यानी कि ईश्वर का जो दंड विधान है वो तो है ही जी, है ना, वो तो है ही, हमें जाना है। और 27 प्रकार के जो नरक हैं वो गरुड़ पुराण में बताए भी गए हैं। साक्षात इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर अगर कोई अदालत है तो वो ये है सेक्शनों के अधीन जो काम करती है। यानी कि हर एक दंड के लिए एक सेक्शन है। आप ये कहना चाह रहे हैं? yes. चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है ना, छोटी सी भी चीज़ हो रही है, तो हमारा कानून उसको भी सुरक्षित करता है, अपने अधिकारों को सुरक्षित करता है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नवीन जी, आपने कितनी बार अपने क्लाइंट से ये कहा होगा कि आपका केस तो भगवान भी नहीं जीत सकता? देखिए मानवेंद्र जी, जैसे डॉक्टर नहीं बोल देते कि जी अब तो बस भगवान के हाथ में जो कुछ है, लास्ट में सुपर पावर भगवान है, तो क्या आपने भी ऐसा कहा है? देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें अपने मतलब जो क्लाइंट है उसे कहना पड़ता है कि तुम्हारा जो केस है वो भगवान भी नहीं बचा सकते, पर हम ये कहते नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर का स्टेथोस्कोप और एक वकील की ज़ुबान जो है उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है और आप सही से कानूनी अनुभव के आधार पर अपने न्यायालय में और जज साहब को उस बात को कन्विंस कर पाएँ, तो आपकी सिचुएशन कितनी भी एडवर्स क्यों ना रही हो, आपको न्याय भी ज़रूर मिलता है और आप केस जीतते भी हैं। इसी तरह के कई अनुभव मेरे साथ रहे, और मुझे लगता है कि आपको दो चीज़ों पे एज एन एडवोकेट आपको दो चीज़ों पे ज़रूर विश्वास रखना चाहिए। पहला ईश्वर पे और दूसरा अपनी मेहनत पे, और मैं हमेशा ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए हमारे जितने क्लाइंट हैं उन्हें अक्सर न्याय मिलता है। अच्छा, एक और मेरे मन में प्रश्न है, आप कोर्ट में आपने बहुत बार अनुभव किया होगा ऐसा
कि व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि जी गलती से मेरे से हत्या हो गई। अब आप उसे किस धारा में ट्रीट करते हैं, और दूसरा यहाँ पर आप उसको जैसे 304 होती है जितना मैं समझता हूँ धारा, तो या फिर संस्कार, मतलब दोनों में से उसको किस तरीके से आप ट्रीट करके चलते हैं कि भाई अगर उसने स्वीकार तो कर ही लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जी भाई एडमिट कि हाँ मैंने ऐसा किया है, अब ऐसे में कोर्ट का क्या रुख रहता है, आपका क्या रुख रहता है, किस तरीके से चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनसे जाने अनजाने में गलतियां हुई होंगी, है ना भाई। वकील का तो काम ही ये होता है भाई, गलती की है तो भी उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है फिर? देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने किसी को मार दिया और उसकी हत्या हो गई, बाय मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक हो गई। लेकिन कानून जो है वो एक बेस लाइन को कैरी करता है और उसको कहते हैं मेंस रिया। इसका मतलब जब आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप में उसका इरादा नहीं है तो आप अपराधी नहीं हैं। परंतु जैसे अभी आपको मैंने कहा कि कानून में हर सेक्शन है और हर सेक्शन हर अपराध के लिए है। तो इसी तरह भले आपका इरादा ना हो पर आपने किसी की हत्या कर दी तो वो गैर इरादतन हत्या के अंदर 304 जो आईपीसी है उसके अंदर ट्रीट किया जाएगा। पर कानून जो है वो वास्तविकता और भावनाओं का समावेश है। तो आपने जो अपराध कर दिया उसके लिए निश्चित रूप से जो कानूनी प्रावधान है 304A, जैसे मैंने आपको बताया, उसका तो दंड आपको मिलेगा। पर जैसे आपने संस्कार की बात करी, अगर वो व्यक्ति पछतावे के अंदर अपने संस्कारों को देख के काम करे तो उसको बेल के समय जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि बेनिफिट होगा, क्योंकि संस्कार जो हैं वो निश्चित रूप से आपके उस समय काम आते हैं जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं, क्योंकि सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो भले जज है पर वो भी एक मानवीय धारणा को कैरी करता है। तो उसे इसलिए मुझे लगता है कि आपको जब आप कोर्ट में हो तो निश्चित रूप से आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो उस जो जज के रूप में व्यक्ति बैठा है उसको भी जो है समावेशित करे और उसको भी अपीलिंग पर्सनैलिटी को दिखाए। बहुत अच्छा, और बड़ा अच्छा लगा ये समझ के कि बेसिकली जब मैं समझ में आया कि मानवीय विचारधारा को भी बड़ी महत्व दी जाती है और हर चीज़ के लिए अपने अलग अलग प्रोविज़न भी हैं। तो इसी से मुझे एक मन में प्रश्न मेरे उठा, और होता है ना विटनेस टैम्परिंग, आपने सुना होगा कि जैसे ग्रह हैं कब बदल जाते हैं, ये हम ग्रहों की चाल बताते हैं कि कोई 2.25 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 20 दिन में, कोई 2.5 साल में, कोई 1 साल में, कोई 18 महीने में। तो ऐसे ग्रह और गवाह, अब देखिए गवाह ही पलट गया तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, केस पूरा का पूरा कहीं ना कहीं उससे इफ़ेक्ट होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, ऐसे गवाहों को आप कैसे हैंडल करते हैं? अगर कोई अपनी गवाही से ही पलट गया फिर क्या होता है? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो गवाह है वो सही चीज़ें नहीं बता पाता, पर जो एक वकील है, जैसे आपके लिए यंत्र हैं ग्रहों की दशा कुंडली, हमारे लिए जो यंत्र हैं, जो सामने वाला गवाह है उसकी आँखों की मूवमेंट, उसका व्यवहार, उसके शब्दों को जो उसकी सीमा है वो, उसका जवाब देने का ढंग, तो हम जो है उसकी जो हाव भाव हैं उसको पकड़कर अगर वो बदलना चाहे तो हम अपने क्वेश्चनों का जो रुख है क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर इस तरह से कर देते हैं कि वो चाहकर भी जो है गलत को गलत और सही को सही नहीं बता पाता, जो सच है वही सामने आता है। एक सवाल मेरा और है कि और वो शनि से जुड़ा हुआ है, और शनि का बहुत बड़ा रोल है वकालत की फील्ड में। तो शनि की 7.5 को निश्चित तौर पर हम खतरनाक भी मानते हैं और कुछ केसेस में हम बहुत अच्छा भी मानते हैं, लोग अरबपति भी बने हैं। तो शनि की 7.5 ज़्यादा आप ख़राब समझते हैं, क्योंकि आप पर भी शनि की ढैया का प्रभाव रहा था पीछे, जो कि अब ओवर हो गया, बड़ी अच्छी बात है, या फिर आप नोटिस की जो तारीख होती है उसको कितना ख़राब समझते हैं? वैसे तो दोनों में बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, पर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मानविंदर जी, शनि की 7.5 निश्चित रूप से एक दुखद अनुभव होता है और मैंने भी ये देखा है, पर एक गलत नोटिस जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। शनि की 7.5 तो फिर 7.5 साल में चली जाएगी।
पर जो एक गलत नोटिस का प्रभाव है पूरी ज़िंदगी आपको परेशान कर सकता है, आपकी पूरी लाइफ को परेशान कर सकता है। तो इसलिए मेरा जो आपके दर्शक हैं उनसे ये कहना है कि शनि की साढ़े साथी के लिए तो आप निश्चित रूप से उपाय करें, पर एक गलत नोटिस के प्रभाव से बचने के लिए आप अनुभवी वकील का ज़रूर सहारा लें और उसको उचित समय पर अगर आप निवारण कर देंगे तो आपका पूरा जीवन जो है वो खुशहाल रहेगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। जैसे अब शनि की साढ़े साथी और हम ही ने कोई गलत रेमेडी बता दी, कोई उपाय बता दिया, तो वो उसको भारी भी पड़ सकता है, उसको नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं, है ना। बिल्कुल। गलत मेडिसिन दे दी तो ऐसे ही अगर नोटिस ही गलत बन गया तो वो पता चल रहा है 20 साल कोर्ट कचहरी में ही लटका हुआ है, और जबकि वो नोटिस ऐसे नहीं बनना चाहिए था। तो उसके लिए एक अनुभवी वकील का होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। पहले तो हम उनको समझाते हैं, कोई बात नहीं, समय है, ख़राब है, निकल जाएगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, ये चीज़ें करिए। तो ऐसे ही जब कोर्ट में या जब आपके चैम्बर में क्लाइंट आते हैं कि जी मुझे तो ये करना है, मुझे तो ऐसे करना है, मुझे तो उसको टांगना है, मेरे को तो उस पर मुकदमा डालना है, ये करना है, वो करना है, मेरी तो पत्नी ऐसे भाग गई, मेरा पति ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे पैसे, आप उसको शुरुआती दौर में ही देखिए 2 विचार काम करते हैं। आप सीधा बोलते हैं केस डालो और ख़त्म करो, कोर्ट में डालते हैं और इसको न्याय दिलवाते हैं आपको कोर्ट से, अभी डालते हैं, तैयारी करो, डॉक्यूमेंट दो। या आप पहले व्यक्ति की काउंसलिंग करके उसको ये समझाते हैं कि चल कोई बात नहीं यार, चली गई वाइफ, कोई बात नहीं, आ जाएगी, थोड़ा धैर्य रखो, समझाओ बुझाओ, बीच का रास्ता निकालो, क्योंकि कोर्ट कचहरी के सिस्टम बड़े लंबे होते हैं। तो काउंसलिंग का कितना ज़्यादा प्रभाव है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्लाइंट अगर आपके पास आए हुए हैं। देखिए मानवेंद्र जी, आपने आजकल के समावेश को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आज के दौर में मुझे लगता है कि काउंसलिंग एक बेहतर माध्यम है। आज मैं अपने सारे वकील भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि, और क्लाइंटों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब भी जो वो किसी वकील साहब के पास जाएं तो अपने जो फ्रस्ट्रेशन है उसको साइड में रख के जाएं, क्योंकि कानून एक ऐसा हथियार है कि जब आपने उसे चला दिया तो उसकी बैक जो है वो बहुत ही असंभव है। क्योंकि जैसे आपने उदाहरण दिया अभी एक फैमिली मैटर का, मान लीजिए एक पति और पत्नी में छोटी बात को लेकर एक टसल हो गई और दोनों उस समय बड़े गुस्से में हैं, और वो पति या पत्नी में से कोई भी वकील साहब के पास गए और वकील साहब अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए अगर वो सीधे उन्हें कानून में जो उपलब्ध प्रावधान है वो बताएंगे तो मुझे लगता है कि उनका जो घर है वो बस नहीं पाएगा। तो एक वकील को, अच्छा वकील को ये समझना चाहिए कि काउंसलिंग जो है एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत सारे मुकदमे वो कोर्ट में डालने से पहले ही समाप्त कर सकते हैं। इससे न केवल उस क्लाइंट का बेनिफिट होगा, वकील साहब का बेनिफिट होगा, इस समाज का बेनिफिट होगा, और जो जुडिशरी पे जो बर्डन है वो भी बहुत कम होगा, जो कि आजकल बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो बिना बात के मुकदमे हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने, लिटरली वाकई। अब मुझे ये याद आया, जैसे गांव में पंचायतें जुड़ जाती हैं, है ना, आपने पंचायत प्रथा है आज भी हमारे गांव देहात में कि वहाँ पंचायत जुड़ती है और बड़े बड़े फैसले सॉल्व करा देती है ना। 5 पंच बैठे, सरपंच बैठे, हाँ भाई ख़त्म। कोई बड़ी समस्या हुई, घर के 4 लोग बैठे, सॉल्व कर दी। ऐसे ही कोर्ट भी सबसे पहले, जो मैं अभी तक आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम कोर्ट कचहरी कानून को लेकर के जो माइंड में लोगों ने गलत परसेप्शन बना रखा है, ऐसा नहीं है। कोर्ट हमें अवसर देती है, कोर्ट भी अवसर देती है, मैं ठीक हूँ ना, कोर्ट भी अवसर देती है कि भाई आप शॉर्ट आउट कर लो मैटर को। और साथ में एडवोकेट तो प्राइमरी ये कोशिश करता ही है केस लेने से पहले कि यार कोई नहीं, निपटा लो, ऐसे ही क्या हो गया, है ना, नोटिस भेज के या कैसे भी करके कि कुछ शॉर्ट आउट हो जाए। बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, अंत में मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ और उसके 2 वो रहेंगे, मैं चाहूँगा कि उसके उत्तर आप दें। पहला कि आपका कोई एक ऐसा अनुभव आपकी वकालत का जिसका प्रभाव और जिसका अनुभव आपके जीवन में बड़ा महत्व रहा हो, कोई ऐसा समाज सेवा से जुड़ा हुआ कोई केस, कोई ऐसा कॉलेज, मंदिर, इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कोई जिसका प्रभाव या जिसको जीत करके आपने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को उसका बेनिफिट मिला हो, कोई एक ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ में।
और दूसरी चीज़ साथ में मैं जोड़ूंगा कि आप एट द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को एज एन एडवोकेट। देखिए, आपने जो 2 सवाल पूछे, पहला जो मेरा अनुभव रहा वो एक ऐसे केस में रहा जिसको जीतने के बाद मुझे लगता है कि मेरे खुशी का आनंद जो है वो अपने चरम पे था। बहुत बढ़िया। और अगर आप मेरी देखें तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुआ कि वो केस जीतने के बाद लोगों ने मुझे कंधे पे उठा लिया। और वो केस ऐसा था जो हमने सरकार के खिलाफ लड़ा था, एक मंदिर का मुकदमा था, बहुत बढ़िया। जिसके अंदर लोग ये कहते थे कि हम जीत नहीं पाएंगे, और हमने सरकार के खिलाफ वो मुकदमा जीता। तो लोगों की आस्था अगर किसी विषय से जुड़ी और आप मेहनत करके उसके इसको जीत लें तो उसका आनंद ही अलग होता है। दूसरा, जैसे आपने मुझे कहा कि हम व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, देखिए कानून जो है वो आपकी रक्षा के लिए है। कानून से डरे नहीं, उसे समझें और एक अच्छे वकील का सहारा लें बजाय गूगल पे चीज़ों को समझ के और करने के। और तीसरी बात जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उस व्यक्ति के लिए या उन व्यक्तियों के लिए जो कानून को हथियार बनाकर सही, सभ्य और वो लोग जो लोगों का बुरा नहीं करते, उनके खिलाफ जब कानून को हथियार बनाकर यूज़ करते हैं और उस कानून का दुरुपयोग करते हैं और वो ये समझते हैं कि कानून उनकी जेब में है और वो जैसे चाहेंगे कर पाएंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि कानून किसी को नहीं छोड़ता। जैसे ग्रह किसी को नहीं छोड़ते, इसी तरह कानून का जो चक्र है, जहाँ से आप शुरू करते हैं वहीं पर लाकर आपको छोड़ देता है। तो कानून का चक्र जो है घूम चुका है, इसीलिए आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी और को कष्ट हो। आप भी सुखी रहें और लोगों को भी सुखी रखें। यही मेरा लोगों से कहना है कि कानून को हथियार के रूप में इस्तेमाल ना करके कानून को सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल करें। धन्यवाद। बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा अनुभव रहा आज के इस पॉडकास्ट का एडवोकेट नवीन जी के साथ में। और बातें तो और भी बहुत सारी करनी थी, मन में प्रश्न तो और भी बहुत सारे हैं, पर क्योंकि समय की सीमा है तो अब तो मुझे ऐसी उत्सुकता हो रही है कि जल्द ही एक और पॉडकास्ट आपके साथ करना होगा निकटतम भविष्य में। तो आप भी जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कानून से जुड़ा हुआ, ज्योतिष से जुड़ा हुआ जो इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसको लोग सुन के अपने जीवन में भी बदलाव ला पाएँ। या वो इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो हो सकता है एडवोकेट नवीन जी की बातें आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ले आए। तो फिर मुलाकात करेंगे नवीन जी, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।